Yes, good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here. Hope so you are doing well. आप सब ठीक होंगे, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ. क्लियर. एंड बैठे बैठे यहाँ पे वजन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है. अच्छा चल रहा है क्वारंटाइन. सो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो चैप्टर नंबर 3 मैंने कंप्लीट करवाया था, चैप्टर नंबर 3 को आपने प्रॉपर वे से कंप्लीट किया होगा. सारी क्लासेस को प्रॉपर वे से अटेंड कर रहे हैं. एंड अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आ रहा है, वैसे आप लोगों में से कई डाउट्स मेरे पास आ भी रहे हैं डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हैं चाहे वो कॉल के थ्रू हैं. सो बिल्कुल भी हेजिटेशन आप लोगों ने फील नहीं करनी. इफ यू हैव एनी डाउट क्लियर, तो आप मुझे क्लियरली व्हाट्सएप कीजिए या कॉल के थ्रू अपने डाउट्स क्या करें, क्लियर करें. क्लियर. बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको लेक्चर्स के थ्रू अच्छे वे से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं सो दैट आपको जल्दी जल्दी कोई डाउट रेज ना हो. क्लियर. इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक बेनिफिट आपको और है कि आप इनको अपने वे से, अपने अकॉर्डिंग टू डाउनलोड करके बड़े आराम से सुन सकते हैं. जब आपका जी चाहे जितनी मर्जी पार्ट्स में आप इसको ले जा सकते हैं. दैट मीन्स कोई प्रेशराइजेशन नहीं आपने फील करनी कि सर लेक्चर्स फटाफट आई जा रहे हैं, जबकि मैं आपको बहुत रिलैक्सेशन प्लस ब्रेक्स बीच बीच में प्रोवाइड करता जा रहा हूं. क्लियर. लाइक मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो प्रोवाइड किया था, मे बी वो मैंने सैटरडे प्रोवाइड किया था एंड कहा था कि नेक्स्ट आगे आपको ट्यूसडे को लेक्चर प्रोवाइड करूंगा. बट फिर भी आज क्या है, वेडनेसडे, बिकॉज मुझे पता है कि आप अपनी ओर से रिलैक्स्ड वे से उसको अटेंड करें. ये नहीं है कि फोर्सफुली कि उन टॉपिक्स को फटाफट हमने कैरी ऑन करना है. क्लियर. सो बिल्कुल भी आपने कोई प्रेशराइजेशन फील नहीं करनी. सो आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक, मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न क्लियर कर दूं कि आने वाले लेक्चर्स, आने वाले टॉपिक्स हमारे जो होंगे, सर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो हमने कवर करने हैं दिस वीक प्लस कमिंग वीक के अंदर. हम लोग यहां पे अब स्टार्ट करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो कंपनीज एक्ट का पार्ट है. दैट इज चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8. क्लियर. अगर आप अपना इंडेक्स ओपन करें, मैं भी यहां पे इंडेक्स ओपन कर लेता हूं, तभी आपको प्रॉपर वे से समझा पाऊंगा कि बेसिकली हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा. यस, जस्ट अ मिनट. CA Interlog and this is our syllabus. अब सर आप लोग मेरे साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉपरली फॉलो करते जाइए कि हमारा कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा एक्ट हो चुका एंड कमिंग वीक के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. क्लियर. मेरी कोशिश ये होगी कि एक लेक्चर को या एक टॉपिक को कई पार्ट्स में बनाने की बजाय एक ही पार्ट के अंदर अगर उसको कंप्लीट कर दिया जाए, सो दैट आप उसको अपने लेवल पे पार्ट्स में लगाते रहो. क्लियर. लाइक हाफ एन आवर के आपने सेशन लगाया या 1 आवर करके आपने उसको लगाया, तो आपके लिए बेटर कन्वीनियंट रहेगा. क्लियर. सो इसमें हमने सर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 स्टार्टिंग में क्या कर चुके, कंप्लीट. क्लियर. वेरी वेल. सर चैप्टर नंबर 4 मैं अभी क्या करवा रहा हूं सर, पेंडिंग, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 इज बेसिकली लेंथी टॉपिक एंड सर बहुत लेंथी टॉपिक्स हम पहले से ही कवर कर चुके. अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करवाओ जिसमें हमें कुछ अच्छी नॉलेज मिले, कुछ नए सेक्शंस पढ़ने को मिले. ये लंबे वाले टॉपिक सर बाद में देखेंगे आफ्टर द लॉकडाउन, वट एवर द सिचुएशन विल बी. एंड नेक्स्ट इज हमारे कमिंग टारगेट, जो आने वाले टारगेट हैं, दैट इज सर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 सर हमारा हो चुका, and chapter number 8. So that means in the coming lectures मैं आप लोगों को 3 टॉपिक्स यहां पे करवाऊंगा. नंबर 1 इज चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8. क्लियर. सर छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ज्यादा कोई हार्डशिप नहीं है. बेटर है कि अगर एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट हमारा किसी किनारे पर पहुंच रहा है तो उसको आप प्रॉपर वे से लगाते जाएं. क्लियर. एंड आफ्टर दैट यहां पे सर हमारे 2 टॉपिक्स और अभी पेंडिंग हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. दैट मींस सर अगर ये 3 टॉपिक्स इन द कमिंग वीक, अगर ये 3 टॉपिक्स हमारे हो गए 5, 6 और 8,
तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स पेंडिंग बचेंगे। कहने को वो 3 है बिकॉज 4th टॉपिक आप देख रहे होगे सर कितने पेजेस का है, 52 पेजेस। तो अप्रोक्स इसमें भी आपको 45 पेजेस तक क्लियर ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो मैं अभी इतना लेंथी टॉपिक पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, सो बेटर है कि आप एक छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे क्या करें, कवर करें, ताकि हमारा सिलेबस का भी कुछ कॉन्फिडेंस हो कि सर हमारा एक सब्जेक्ट तो काफी नजदीक लग चुका। ओके सर, एंड चैप्टर 9 और 10 अच्छे टॉपिक्स हैं, ये भी छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे इन द सेंस मतलब सर इतने भी कोई बड़े टॉपिक्स नहीं है, बट हाँ नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छी आपको नॉलेज यहां पे से मिलेगी। क्लियर, तो अभी फॉर द टाइम इसको मैं क्या कर रहा हूं, पेंडिंग। एंड यहां से सर सेक्शन जो लास्ट वाला है मतलब कंपनीज एक्ट के बाद वाला चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 ये प्रॉपर वे से हमारा है कंप्लीट। इज दैट फाइन? सो अब मैं आप लोगों को कमिंग लेक्चर के अंदर, दैट मीन्स आज जो हम स्टार्ट करवाने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। क्योंकि सर क्या सर इसमें भी कोई लिंक है, जैसे आप करवा रहे हैं, कभी कौन सा टॉपिक करवा दिया, कभी हमें कहां पे ले गए, कभी कंपनीज एक्ट का कौन सा टॉपिक करवा दिया, क्या इन टॉपिक्स का आपस में कोई लिंक है? क्या सर हम कोई गलत वे से तो नहीं रीड आउट कर रहे कि कभी आप बोल देते हो सर 3rd टॉपिक करना है, कभी 6th टॉपिक, कभी 7th टॉपिक आपने पहले करवा दिया? इनमें कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स इन टॉपिक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली ये जो 10 चैप्टर्स आप यहां पे देख रहे हैं, क्लियर, ये सर कंबाइंड एक कंपनीज एक्ट के टोटल सेक्शंस हैं जिनको पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग टॉपिक्स का नाम दिया गया। सो मैं अगर आपको कहूं हाय सर आपने 4th 5th टॉपिक पढ़ा नहीं तो आप 6th कैसे करोगे, आपने 7th कर लिया सर आपको 8th करना चाहिए था, इन टॉपिक्स में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हर सेक्शन की प्रोविजन आपको मैंने फर्स्ट डे भी यही बताया था, चैप्टर्स बनाने का मेन कारण कंपनीज एक्ट के अंदर ये जो चैप्टर्स बनाए गए सर एक्चुअली सिमिलर सेक्शंस को ग्रुप करके एक चैप्टर के अंदर डाल दिया गया ताकि आपको उसकी इंटरलिंकिंग ना करनी पड़े। जो उन सेक्शंस के रिलेटेड टू मैटर है वो उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग टू आपको मिले। तो यहां पे भी अगर मैं आज आपको टॉपिक डिस्कस करवा रहा हूं दैट इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो कंपनीज एक्ट में जहां पे भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात आएगी सर वो सारे सेक्शंस इकट्ठे करके इसी टॉपिक के अंदर डाल दिए और कहीं भी इसकी रेलेवेंस नहीं है। सो प्लीज आप अपने माइंड से ये वहम निकाल दो कि सर ये सिलेबस का क्या तरीका हुआ कि किस वे से कर रहे हैं, कभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर लिया, कभी कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर लिया। ये बेसिकली आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, या एक सिलेबस कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से टॉपिक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू इजी लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोशिश वो है, क्लियर, कि बेसिकली आपको वो टॉपिक्स करवाए जाएं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। भी बहुत माइनर से आपके पास क्या आएंगे, डाउट्स आएंगे। सो ऐसा कभी नहीं आप लोगों ने सोचना कि सर ये पैटर्न हमारा क्या चल रहा है, अच्छे भले सर हम कहां पे थे, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेगोशिएबल किया, आफ्टर दैट फिर कंपनीज में आ गए। इनमें कोई भी इंटरलिंकिंग नहीं है। इज दैट फाइन? सो आज का लेक्चर मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, आइए उसको करते हैं कंप्लीट। अरे सर आपने तो आज कंप्लीट ही बोल दिया, दैट मींस क्या पूरा टॉपिक खत्म करवाएंगे? अच्छा टॉपिक है ही नहीं, इतना तो करेंगे भी क्या? इतना लेंथी लेक्चर बनाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा सर पहले ही कंटेंट मेरे पास बहुत थोड़ा है, मैं क्या करूं बताओ। यस, कलर चेंज, स्टार्टिंग ऑफ द डे, चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सर यहां पे सबसे पहले मीनिंग हम लोगों के पास क्या आता है, सर चार्ज का मतलब क्या हुआ। चार्ज को रजिस्टर करवाना तो चलो थोड़ा बहुत समझ ही गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हम कब से करवाते आ रहे हैं। एंड रजिस्ट्रेशन कहां पे होती है सर, आरओसी के पास। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें यह समझाएं चार्ज का मतलब क्या होगा।
जब कंपनी बैंक वालों से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेती है, लोन लेती है, मोस्ट प्रोबेबली सर लाइक कहां से, बैंक से लोन लिया कंपनी ने, ये रही सर हमारी कंपनी और ये रहे हमारा बैंक बोल सकते हो या एफआई, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारी कंपनी ने सर बैंक से क्या लिया, लोन लिया, लोन के लिए अप्लाई किया एंड जाहिर सी बात है कंपनी दैट मीन्स जो बैंक वाले हैं आपको फ्री में तो लोन देंगे नहीं। फ्री इन द सेंस मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट, वो तो सर डीम्ड है, वो तो पता ही है कि बिना ब्याज के वो कैसे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, बट वो साथ में आपसे क्या मांगेंगे, कोलेट्रल दैट इज सिक्योरिटी, कि किस सिक्योरिटी के बेसिस पे हम आपको लोन प्रोवाइड करें। कल को अगर आपने हमारा लोन नहीं चुकाया, कल को आपने अगर हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी, तो हम किसके पास जाएंगे, हमें पहले कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, देन आप कंपनी को क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। तो नॉर्मल सी बात सर, इस लोन के बदले में कंपनी ने जो सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करी, बैंक को प्रोवाइड करी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करी, देन हाँ ये सिक्योरिटी में भी चाहे सर मूवेबल एसेट हो, इमूवेबल एसेट हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, किसी भी तरह की एसेट आपने क्या करी, प्रोवाइड करी एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, कि बैंक वालों को विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करें कि अगर आपका लोन हमने कंप्लीट नहीं किया तो आप हमारी इस सिक्योरिटी के ऊपर क्लियर अपना चार्ज कर सकते हैं। दैट मींस आप लियन मार्क करो, इन सिक्योरिटीज को बेचो, जो मर्जी करो, आप अपना पैसा रियलाइज कर लेना। दैट मींस हमने अपनी एसेट्स का चार्ज आपको दे दिया कि अब इन एसेट्स के ऊपर किन की चलेगी, आपकी चलेगी, कंपनी की नहीं चलेगी, बिकॉज दीज एसेट्स आर मॉर्टगेज्ड, क्लियर, दीज एसेट्स आर लियन्ड बाय द बैंक, बिकॉज बैंक ने उसके ऊपर क्या कर लिया सर, अपना एक लियन मार्क कर लिया, अपना चार्ज उसके ऊपर क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। क्लियर, कि कल को अगर कंपनी ने उन एसेट्स के साथ क्या करना है, डील करना है, क्लियर, दैट मींस डील करने का मतलब सर मान लो आगे सेल करना है या नेक्स्ट आगे किराए पे देनी है, कुछ देनी है, तो वहां पे कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी, वहां पे किसकी चलेगी, जिन्होंने चार्ज क्रिएट कर रखा है उस एसेट के ऊपर, उनकी वहां पे चलेगी सर। उनसे बिना पूछे कंपनी कोई भी एक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज those assets are given as security for the repayment of loan। तो वही मीनिंग हमने यहां से समझा सर। ये देखें कॉन्टिन्यूटी में कितनी बार ये टॉपिक हमारे पास आ चुका, एंड प्रोबेबली सर आने वाले टाइम के अंदर भी ये आ सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ चार्ज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। यस, चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और lien created on the property or asset of the company or any of its undertaking। मान करें सर पूरी की पूरी अंडरटेकिंग के ऊपर हमने क्या कर लिया, चार्ज क्रिएट कर लिया, और बोथ एज सिक्योरिटी। पहली बात तो हमने ये जो इंटरेस्ट वहां पे क्रिएट किया या लियन हमने जो मार्क किया सर, वो एज अ सिक्योरिटी किया एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज ऑल्सो। दैट मीन्स कई बार क्या होता है, ये नहीं कि सिर्फ लियन मार्क कर लिया, इवन वो एसेट हमारे पास क्या पड़ी है सर, गिरवी पड़ी है, मॉर्गेज इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द चार्ज। क्लियर, कि अगर हमने मान लो मॉर्गेज करी, कोई चीज आपके पास गिरवी रखी, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक चार्ज क्रिएटेड ऑन द एसेट है। सिंपल सी बात, कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, कंपनी की एसेट्स के ऊपर लेंडर्स के द्वारा, दैट मीन्स बैंकर्स, दैट मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, उनके द्वारा चार्ज किया गया, दैट मीन्स इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया, लियन जो मार्क किया गया as security for the repayment of loan, that is called as charge। Okay sir, now legal provisions relating to the registration of charge by the company। अरे सर, कंपनी की एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा हो एंड आरओसी को इस बात के बारे में ना बताया जाए, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मान लो बैंक को हमने एज अ सिक्योरिटी अपनी एसेट प्रोवाइड करी, चाहे वो मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल किसी भी तरह की हो, इस बात की खबर आरओसी तक ना जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं सर। आप तो सर कहते थे कि हमारा कर्ता धर्ता ही आरओसी है, दैट मींस ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज टू बी फाइल्ड विद द आरओसी। तो इस बात के बारे में क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर।
Yes, please. Where a company creates a charge on any of its assets, property or undertaking, it shall be the duty of the company to register such charge. तो वहां पे किसकी ड्यूटी बनती है सर? कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो उस चार्ज को रजिस्टर्ड करवाए। किसके साथ? आरओसी के साथ। सेक्शन 77 requires registration of every charge created on any property of the company, whether movable, immovable. Clear? Second is tangible, intangible, situated in India or आउटसाइड इंडिया। हमें को मतलब नहीं सर, हमें इतना पता है कंपनी की प्रॉपर्टी थी एंड कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया बाय द लेंडर्स, तो आपकी ड्यूटी बनती है उस चार्ज को क्या करवाना? रजिस्टर्ड करवाना। उस चार्ज को क्या करवाना? रजिस्टर्ड करवाना। एंड नेक्स्ट इज द चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार विदिन कितने दिन के अंदर सर? 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करवाना पड़ेगा? चार्ज रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। द चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड इन सच फॉर्म, दैट मीन्स अभी तक फॉर्म नहीं बताया, इन सच मैनर एंड पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये कहां पे प्रिस्क्राइब्ड होगा सर? इसके लिए हम पढ़ेंगे रूल्स। क्लियर? द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज शैल बी साइंड बाय एक तो कंपनी एंड द चार्ज होल्डर, लाइक बैंक, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स दोनों पार्टीज के वहां पे साइन होंगे कि कंपनी ने सर आपको ये एसेट प्रोवाइड करी, तो इसके ऊपर आप साइन करें कि आपको ये एसेट्स प्रोवाइड करी एज अ चार्ज। क्लियर? तो वहां पे कंपनी भी और चार्ज होल्डर जिसका चार्ज है वो भी वहां पे क्या करेगा? साइन करेगा कि बिल्कुल एज अ सिक्योरिटी मेरे पास ये चीज रखी गई। अरे चार्ज का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे जो कंपनी की ओर से हमें एसेट्स मिल रही हैं। क्लियर? ताकि हम उनके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, दैट मींस उसके ऊपर लियन मार्क कर सकें अगर कंपनी ने कोई भी क्या किया? डिफॉल्ट किया। अरे सर इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोन्स हैं, क्या कंपनी को हम विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे? अरे मतलब ही नहीं है। बैंक आज के टाइम में आपसे अगर आपको लोन प्रोवाइड करेगा, ये नहीं कहेगा कि आप अपनी रीपेमेंट करते रहना या इंटरेस्ट पे करते रहना, ले जाओ लोन। अरे वो आपसे सिक्योरिटी तो भी मांगेगा। तो वो सिक्योरिटी क्या है? दैट मींस आपने अपनी एसेट्स का चार्ज किसको दिया? बैंक वालों को दिया। तो यहां पे तो भी वही कहानी चल रही है। इसमें सर इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? यस, द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज इफ एनी शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ सर? सम टाइम ना वहां पे क्या बनती है? चार्ज डीड। क्लियर? आपने राइटिंग में चार्ज डीड बोल सकते हो या स्पेशली बनती है सर मॉर्टगेज डीड। जैसे पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते, वैसे इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ सर? अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपने क्या किया? चार्ज क्रिएट किया। क्लियर? लाइक चार्ज डीड हुई या कोई मॉर्टगेज डीड हुई, तो वो भी आपको साथ में क्या करनी पड़ेगी? फाइल करनी पड़ेगी। यस, कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर नॉन फाइलिंग विद इन 30 डेज। अरे सर अगर 30 डेज के अंदर आपने क्या कहा था? क्रिएशन ऑफ चार्ज, जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया उस दिन से विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। सर व्हाट इफ अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो क्या हो गया? कहता वेयर अ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन द पोजीशन शैल बी एज फॉलो। क्या? नंबर 1 केस। अब यहां पे नंबर 1 केस, द चार्ज वॉज क्रिएटेड। ये जो आपने चार्ज किया ना, जो सिक्योरिटी देने का प्रोसेस था, ये जो आपने चार्ज दिया ये बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट था। दैट मींस ये जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के आने से पहले आपने चार्ज क्रिएट कर दिया था, तो ये एप्लीकेशन होगा। दैट मींस ये रूल्स लगेंगे। अदरवाइज अगर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद आपने एसेट्स का चार्ज दिया तो वो अगले वाले रूल्स लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, कि बेसिकली सर हम आपसे माफी मांगते हैं किस बात की? कि हम डिले हो गए, हम 30 डेज के अंदर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। इस बात के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करो, कंडोन करो। क्लियर? यस, द रजिस्ट्रार may allow the registration of the charge after 30 days but within 300 days of creation of charge। अरे सर कहां 30 दिन का टाइम
और अगर 30 दिन के अंदर नहीं भी हो पाया, घबराने की जरूरत नहीं है, अगले 300 डेज के अंदर अंदर, क्लियर, मींस विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अच्छा, यहां पे वर्ड क्या आया, अगर आपने फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप नहीं करवा पाए, क्लियर, फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप नहीं करवा पाए फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो वहीं से ही फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज से ही 300 डेज के अंदर अंदर, मतलब एडिशनल डेज कितने मिले आपको, 270 डेज मिले। अरे सर आपने वर्ड क्या कहा, पहले 30 दिन तो हमने उसी को दिए कंपनी को, एंड यहां पे भी क्या लिखा गया, विद इन 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो मतलब एडिशनल 270 डेज हुए, सिंपल सी बात। तो नेक्स्ट जो आपके 300 डेज होंगे उसके अंदर अंदर आप वहां पे क्या करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सर लेट इट बी, ये हमारी क्रिएशन ऑफ चार्ज थी, अगर 30 डेज के अंदर अंदर नहीं करवा पाए तो यहीं से आपके 300 डेज, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, क्रिएशन ऑफ चार्ज। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट एडिशनल डेज यहां पे कितने मिले सर, 270 डेज मिले, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे क्या है, सेम, क्रिएशन ऑफ चार्ज से। द कंपनी शैल पे सच एडिशनल फीस, हाँ फ्री में थोड़ी करेंगे, कुछ एडिशनल फीस तो आप लोगों से लेंगे, एज मे बी प्रेस्क्राइब इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड। अरे बाप रे, अगर विद इन 300 डेज भी आप नहीं करवा पाए, आप भी पक्के ढीठ, मैंने सर फिर भी नहीं करवाया, 30 दिन तो छोड़ो, जो मुझे टोटल 300 डेज मिले थे उसके अंदर भी मैंने अपना चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करवाया, क्लियर, एज पर द पॉइंट ए बी एंड सी अबव द चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड विद इन 6 months from the date of commencement of the Companies Act 2019 on payment of such additional fees as may be prescribed। फिर तो देखो जी सिंपल सी बात, अगर आप ऊपर वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू अगर आपने चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो ये कमेंसमेंट जब हुई इस एक्ट की, मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट की कमेंसमेंट हुई, उस एक्ट की कमेंसमेंट डेट से 6 months के अंदर अंदर तो आपको करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है, द चार्ज शैल बी मैंडेटरी, शैल बी रजिस्टर्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द दिस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑन पेमेंट ऑफ, और फिर आपको यहां पे एडिशनल फीस क्या करनी पड़ेगी, पे आउट करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सर अगर आप भूल गए तो दोबारा कर नहीं सकते। अरे कंपनीज एक्ट वाले एमसीए की साइड जो है ना, वो तो नॉर्मली फीस चाहिए उनको जो मर्जी दे दो, वो तो क्या कहेंगे सर एडिशनल फीस दो, जो मर्जी रिक्वायर कर लो। हमने तो वहां से स्टार्टिंग के डे से मीटर घुमाना शुरू कर देना है कि इतने दिन के हिसाब से जी इतनी पेनल्टी बनी, फीस पे आउट कर दो, अभी रजिस्टर्ड कर देते हैं। इज दैट फाइन? तो यहां पे भी वही केस चल रहा है। यस प्लीज। बट सर व्हाट इफ अगर चार्ज जो क्रिएट किया गया ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, अब आपके लिए तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली लगेंगी ना, क्लियर, क्योंकि अगर आज की डेट में भी मैं देखूं, नॉर्मली आज 2020 रनिंग है, क्लियर, तो अगर आज की डेट में कोई भी चार्ज क्रिएट होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन अगर आपने 30 डेज के अकॉर्डिंग टू नहीं करवाई, तो सर नेचुरली आप केस 2 में ही क्या करेंगे, फॉल करेंगे। इतने पुराने डिफॉल्ट किसी की नहीं होती। क्यों? कंपनीज एक्ट का मीटर बहुत बड़ा है। अरे सर इनकी पेनल्टीज बहुत ज्यादा है, जैसे लिखा नहीं होता था 100 पर डे, 500 पर डे, इतने लंबी पेनल्टी कोई नहीं झेलता वहां पे, तो वो हमेशा ध्यान रखते ही रखते हैं। इसीलिए तो कंपनीज के अंदर सीए की रिक्वायरमेंट, सीएस की रिक्वायरमेंट मस्ट है। क्यों? उनको इन्हीं कामों के लिए तो रखा जाता है। अब सीएस को रखना, सीएस किस बात के कंप्लायंस करवाएगा? अरे सर कंपनीज एक्ट के ही कंप्लायंस करवाएगा, क्लियर। एंड सीए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सर जितने भी फाइनेंसिंग होती है, लोन के मैटर्स होते हैं, उनको प्रॉपरली सेटल्ड करवाना, तो उसके अंदर क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस नहीं आया, समझ गए ना। तो नॉर्मल सी बात, यहां पे आप किसी भी केस की एग्जांपल ले लें तो आपके ऊपर नॉर्मली करंट वाली प्रोविजंस ही क्या होंगी, एप्लीकेबल। बट अगर फिर भी आपके पास पुराना वाला पॉइंट आया तो आपको वो बेहतर याद है कि अगर 30 डेज के अंदर नहीं करवा पाए तो टोटल 300 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज, फिर भी ना करवा पाए तो जिस दिन ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ उस दिन से 6 मंथ्स के अंदर अंदर तो आपको करवाना पड़ेगा। नाउ द कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन, सेम, क्लियर, द रजिस्ट्रार may allow the registration of the charge after 30 days of creation but within 60 days of creation of charge। अगर मैं यहां पे कहूं सर 30 + 30, क्लियर, आप ये मत सोचना 30 + 60,
मैं वर्ड बोल रहा हूं 30, पहले आपको 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज दिए, प्लस आगे उसने वर्ड क्या लिखा था, विद इन 60 डेज ऑफ, अरे स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है ना सर, क्रिएशन ऑफ चार्ज से है, तो 30 + 30 हुआ ना, यस। एंड एडिशनल फीस आपको पे आउट करने को देंगे। एंड इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड, आप इतने ढीठ कि आपने 60 डेज के अंदर अंदर भी नहीं करवाया, क्लियर, तो फिर आपको फर्दर पीरियड कितना मिलेगा, 60 डेज आफ्टर पेमेंट ऑफ सच एड वैलोरम फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, क्लियर। एड वैलोरम मतलब क्या होता है सर, वैल्यू बेस्ड, क्लियर। जैसे जीएसटी अपने आप में क्या है सर, वैल्यू बेस्ड, कि 18% ऑफ द वैल्यू, क्लियर। दैट मींस अब कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो ये क्या होती है, एड वैलोरम फीस, जो वैल्यू बेस्ड होती है, क्लियर, प्रोपोर्शनेट बेस्ड होती है, वो चीज। अब यहां पे क्या लिखूंगा सर, पहले 30 डेज मिले, 30 डेज के अंदर मैंने नहीं करवाया, नेक्स्ट 30 डेज मिले, ठीक है, उसके अंदर भी नहीं करवाया, अब यहां पे आपको एडिशनल 60 डेज मिलेंगे, वो भी आपको एड वैलोरम फीस क्या करनी पड़ेगी, पे आउट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये परमिशन मिलेगी। दैट मींस फ्री में तो कोई चांस ही नहीं है कि अगर आपसे कोई डिले हुआ और आपको हम ऐसे ही माफ कर देंगे, भूल जाइए, हर केस में एडिशनल फीस तो आपको पे आउट करनी पड़ेगी। नाउ सर, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन वेयर अ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज, क्योंकि सर सेक्शन के अंदर तो यही लिखा हुआ था कि 30 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज के अंदर अंदर आपको ये क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। बट अगर बाद में जैसे ये 300 डेज या जो आप ये 60 डेज ऊपर पढ़ा के आए, इनके अंदर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई बट इज रजिस्टर्ड सब्सिक्वेंटली व्हाटएवर, एनी सच सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन शैल नॉट प्रेजुड्यूस एनी राइट, सर आपका कोई राइट खराब नहीं होगा, acquired by any person before the charge is actually registered in respect of the property which is the subject matter of charge। आप ये ना कहना कि सर आपका चार्ज तो आज की डेट से क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ, तो आपके पास राइट्स भी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन आपका चार्ज क्रिएट हुआ उस दिन से जो आपके राइट्स बनते हैं प्रॉपरली, वो सारे राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। दैट मींस सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन होने से, बाद में रजिस्टर्ड करवाने से आपके राइट के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। प्रेजुड्यूस मतलब हार्मफुल इफेक्ट, सर नॉट प्रेजुड्यूस, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। यहां पे अगर लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लोगों को वहां पे मिलेगा। ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज द रजिस्ट्रेशन शेल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अरे सर रूल्स पढ़ा दो फटाफट, क्योंकि यहाँ पे एक्ट के अंदर कोई भी चीज मेंशन नहीं है, रूल्स के अंदर यहाँ पे सब कुछ मेंशन होगी, कौन सा फॉर्म, किस वे से आपने फाइल करना है, कितनी फीस पे आउट करनी है, सारी चीज। द सर्टिफिकेट शैल बी इशूड टू द कंपनी एंड किसको, चार्ज होल्डर को, दोनों को मिलेगा। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर कल को आपने ये चार्ज की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, ये चीज अच्छी पढ़ने वाली है कि सर मैं अगर रजिस्टर्ड ना करवाऊं, अभी तक सर आपने 1.5 पेज हमें पढ़ा दिया, क्लियर, अभी देखना ना, क्लियर, 1.5 पेज आपने हमें पढ़ा दिया, अभी तक ये चीज नहीं क्लियर हुई कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन ना करवाऊं तो। आप तो स्टार्टिंग से एक ही बात बोलते जा रहे हैं, कंपनी हैव टू या कंपनी शेल रजिस्टर्ड इट विद द आरओसी, अगर रजिस्टर्ड ना करवाएं तो पढ़ लो। अ चार्ज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर, अ चार्ज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एज द केस मे बी और एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी अनलेस इट इज, जब तक वो ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं होगा। एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कल को अगर कंपनी की लिक्विडेशन भी हो जाए, कंपनी सर इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में आ गई, आपका चार्ज उसके ऊपर नहीं माना जाएगा, क्लियर। अगर मान लो भाई कंपनी तो डिले करेगी, आप एक बात समझो, क्या मैंने अगर आपसे लोन लिया, सपोज यू आर अ बैंक, मान लो, मानने में क्या जाता है, क्लियर, मान लो लेट इट बी यू आर अ बैंक, आपने मुझे कंपनी को क्या दिया, लोन दिया, एंड मैंने जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करी, क्लियर, मेरी ड्यूटी तो बनती थी,
मेरी तो ड्यूटी बनती थी कि मैं क्या करवाऊं, रजिस्टर्ड करवाऊं उस चार्ज को कि मैंने जी ये एसेट बैंक को क्या करी, प्रोवाइड करी। और मैं तो डिले करूंगा ही करूंगा। मैं डिले क्यों करूंगा, क्यों, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी कंपनी की जो एसेट्स है उनके ऊपर आपका चार्ज हो। क्लियर, मैं तो डिफॉल्ट करने की कोशिश करूंगा, छोड़ यार कोई नहीं, डिले कर दे, कौन सा कुछ कहने वाले। बट आपने अगर डिले कर दिया, आपने अगर ये बात इग्नोर कर दी कि कंपनी ने जो जो कंपनी की ड्यूटी बनती थी चार्ज को रजिस्टर्ड करवाना, कि कंपनी ने वो ड्यूटी पूरी नहीं करी, तो कल को आपको नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। अरे कंपनी को तो फेवर है, आपका नुकसान है इस चीज में। क्या नुकसान है कि कल को अगर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा या कोई भी इंसॉल्वेंसी होगी तो वो लिक्विडेटर उन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएटेड नहीं मानेगा और एसेट्स को बेच के डायरेक्टली पैसा क्या करेगा, रियलाइज करेगा। दैट मींस आप सिक्योर्ड की बजाय अनसिक्योर्ड लोन में क्या हो जाओगे, कवर हो जाओगे। कल को आप ये नहीं कह सकते बैंक वाले कि इसके ऊपर तो जी हमारा चार्ज क्रिएटेड है, दिखाओ सर्टिफिकेट कहां पे। हमने ऊपर अभी आपको पढ़ाया कि सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, दोनों को मिलेगा। क्या आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपका इस कंपनी की इन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है? क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, चार्ज आपके नाम पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम नहीं कंसिडर करेंगे सर। दैट मींस अगर ये वर्ड कहें इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आप अच्छे खासे सिक्योर्ड लोन होते हुए किस में चले जाओगे सर, अनसिक्योर्ड की पोजीशन में चले जाओगे। कल को लिक्विडेटर आपका चार्ज नहीं मानेगा, लिक्विडेटर उस एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज करेगा एंड अगर कुछ बचेगा तो आपको देगा, नहीं बचेगा तो छोड़ देगा। क्यों सर, आपने तो चार्ज रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। आप कहते हैं जी कंपनी की ड्यूटी बनती थी, तो आपकी तो भी ड्यूटी बनती थी उस चीज को चेकआउट करना कि कंपनी ने रजिस्टर्ड करवाया या नहीं करवाया। एंड नेक्स्ट इज हाउएवर द ऑब्लिगेशन टू रीपे द अमाउंट secured by the charge shall remain unaffected। हाँ, ये भी नहीं है कि कल को आप ये कहो कि आपका जो देने की बारी थी, दैट मींस चार्ज तो क्रिएट हुआ नहीं, वो तो रजिस्टर्ड नहीं था, तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, बट आप उसके ऊपर अपनी नहीं चला सकते। अब लिक्विडेटर की चलेगी, उसकी मर्जी होगी वो कैसे पे आउट करेगा। अरे कहां सर, मेरे पास सिक्योरिटी थी जिसके ऊपर मेरी चलनी थी, अगर वो रजिस्टर्ड होता, अगर वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होता कि मेरा उसके ऊपर चार्ज है, फिर तो वो प्योरली मेरे को पैसे मिलते कि वो एसेट्स को बेचो और वो पैसा किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। बट अगर आपने वो क्रिएट ही नहीं करवाया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू ही नहीं हुआ, तो सर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर लिक्विडेटर देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर, हाँ, बट ये भी नहीं है कि लिक्विडेटर कहे जी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज तो हुआ ही नहीं तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। आपके पास पेमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, दैट मींस उसमें कोई अनअफेक्टेड नहीं है, पेमेंट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर, नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 77 इन सर्टेन केसेस। yes, as per this section the provision of section 77 shall apply to any property acquired by a company which is already a subject matter of charge and modification in terms or condition or extent or operation of any charge रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77। ये जो सेक्शन 79 है, क्लियर, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 शैल अप्लाई टू, मतलब 79 के अंदर लिखा गया कि ये जो 77 की प्रोविजंस हैं जो आप ये रीड आउट कर रहे हो, ये सेम अप्लाई होंगी किनके ऊपर, उनके ऊपर जो भी कंपनी ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी जो ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर ऑफ चार्ज है, मतलब ऑलरेडी किसी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, उनके ऊपर भी, प्लस कल को अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है इन टर्म्स कंडीशन, तो उनके ऊपर भी सेक्शन 77 अप्लाई होगा। सर डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज वेयर अ चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77, then any person acquiring such property or any interest in such property shall be deemed to have notice of the charge from the date of such registration। अब यहां पे क्या कहा गया, where a charge on the property of the company, कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है अंडर सेक्शन 77, दैट मींस 77 के अकॉर्डिंग टू कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या था, चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड था। एंड एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, और किसी पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड था, जो एज अ मतलब बैंक वालों को दी हुई थी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों को एज अ सिक्योरिटी दी हुई थी,
वही प्रॉपर्टी मैंने क्या करी, परचेज करी किसी ने, क्लियर। तो नॉर्मली अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को क्या किया, एक्वायर किया, अगर उस प्रॉपर्टी को क्या किया, परचेज किया, तो वो डीम्ड माना जाएगा कि मुझे इस बात के बारे में पता था कि इन प्रॉपर्टी के ऊपर किसका चार्ज क्रिएटेड है, ये ऑलरेडी बैंक के पास है, क्लियर। दैट मीन्स क्या माना जाएगा, shall be deemed to have notice of the charge from the date of such registration। कि नॉर्मली सर आपके इस चीज के बारे में पता था कि ये प्रॉपर्टी जो आप परचेज करने जा रहे हैं इसके ऊपर बैंक ने लियन मार्क कर रखा है, दैट मीन्स बैंक ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट कर रखा है, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। समटाइम्स होता है, ये बहुत केसेस में होता है, जैसे मान लो आपका कोई लोन चल रहा था, आपकी प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर ली, क्लियर, एंड साथ में एक नोटिस भी मुझे मिला, या मुझे वो डीम्ड नोटिस भी माना जा सकता है कि मुझे आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी मैं परचेज कर रहा हूं ये ऑलरेडी बैंक के पास क्या पड़ी है, प्लेज पड़ी है, गिरवी पड़ी है, मॉर्टगेज पड़ी है, व्हाटएवर, क्लियर। तो वो अपने आप में एक डीम्ड नोटिस है, जो भी नया पर्सन उस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, परचेज करेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी, the provisions contained in this section shall not apply to such charges as may be prescribed by CG। कोई नहीं सर, जिस दिन आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके वो प्रेस्क्राइब करेंगे तब देखेंगे, बट फॉर द टाइमिंग हम रूल्स पढ़ें कौन से, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के रिलेटेड। यस, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। फॉर registration of charge as provided in this subsection 1 of section 77 and section 78 and 79, the particulars of the charge की कौन सी एसेट आप देने वाले हो, टुगेदर विद द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक चार्ज डीड, मॉर्टगेज डीड, जैसे आपने पीछे पढ़ा, इफ एनी क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज व्हाटएवर in the form number CHG1 charge 1 for deposits other than debentures, clear, और form number CHG9 for debentures including कोई भी अगर आपने रेक्टिफिकेशन करवानी है तो उस केस में, मतलब डिबेंचर्स के लिए फॉर्म आपको क्या कर दिया, अलग कर दिया, अदरवाइज आपको क्या करना है, CHG1। दैट मीन्स अगर कोई भी डिपॉजिट्स आपने लिए, कोई लोन वगैरह लिया, व्हाटएवर जो भी है, तो अगर आपने कोई चार्ज वहां पे क्रिएट किया तो आपको वहां पे CHG1 फॉर्म फाइल करना है। एंड अगर कोई डिबेंचर्स के केस में आपने डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी तो उस केस में आपको CHG9 फाइल करना है। As the case may be, duly signed by the company and the charge holder shall be filed with the registrar within a period of 30 days, वही पीछे वाला, along with the fees। If the particulars are not filed with the registrar within 30 days of the date of creation, जो भी है modification, जो CHG1 में फाइल होने चाहिए थे या CHG9 में फाइल होने चाहिए थे, सर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके। दैट मीन्स जो ऊपर पढ़ के आए थे 30 + 30 डेज एंड यहाँ पे 30 + 30 + 60 डेज, तो ये सारा पॉइंट आपका है रिपीट, इसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रूल्स के अंदर दोबारा आपको क्या किया गया, प्रेस्क्राइब किया गया। और where the company fails to register the charge within a period of 30 days of the date of creation or modification of charge and the registration is effected on the application of charge holder। अब यहाँ पे कंपनी तो ठीक है सर, कंपनी ने तो किया नहीं, बट एप्लीकेशन किसने करी, चार्ज होल्डर ने। क्यों, वो अपने लिए करवाएगा। अभी तो आप पढ़ के आए इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर कल को आपने रजिस्ट्रेशन को नहीं करवाया, चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो इससे नुकसान किसको है, चार्ज होल्डर को। तो अब चार्ज होल्डर खुद अप्लाई कर रहा है। यस, सच चार्ज होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी द अमाउंट ऑफ एनी फीस और एडिशनल फीस। मतलब वैसे यहाँ पे ड्यूटी किसकी बनती थी सर, ड्यूटी बनती थी कंपनी की, तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज होल्डर जो होगा, चार्ज होल्डर हैज द right to recover all expenses, clear, and a copy of every instrument evidencing any creation or modification of charge and required to be filed with the registrar। वो अपने डीड भी थी, कौन सी, चार्ज डीड, मॉर्टगेज डीड, अगर आप लोगों ने कोई भी बनाई है तो, क्लियर। सो यहां पे क्या लिखा गया, shall be verified as full। कैसे, कहता where the instrument or deed relates solely to the property situated outside India, clear,
द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट इशूड ईदर अंडर द सील इफ एनी, अगर कोई सील होगी तो, ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स कंपनी की वहां पे सील लगाओ, क्लियर, और अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज। मतलब यार सिंपल सी बात है, विटनेस होनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट वो क्रिएट हुआ, अगर वो आउटसाइड इंडिया थी, अगर वो आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी थी प्योरली, तो उसके केस में क्या कहा गया सर, इट शैल बी वेरीफाइड, या तो कंपनी की सील लगा दो उसके ऊपर कि वहां पे वो माना जाए कि वो कंपनी की ओर से वेरीफाइड है। अगर कंपनी की सील नहीं है, क्योंकि वो आपने रीड किया था ना कि कॉमन सील होना ऑप्शनल है, कि कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी की कॉमन सील वहां पे होगी, तो यहां पे या फिर कोई डायरेक्टर के साइन करवा दो, कंपनी सेक्रेटरी के साइन करवा दो, या कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जो चार्ज के रिलेटेड होगा वो साइन कर दे, या कोई भी अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी जो उस मॉर्गेज में क्या है इंटरेस्टेड है, उससे विटनेस करवा। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ये जो प्रोविजंस हैं ये किसके रिलेटेड है सर, वेरिफिकेशन के रिलेटेड, कि उस इंस्ट्रूमेंट की वेरिफिकेशन कौन करेगा। वेयर अगर सर वो होली और पार्टली जो प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड इन इंडिया है, द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा अंडर द हैंड ऑफ कोई डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर। मतलब वेरिफिकेशन के तौर पे आपको एक सर्टिफाई करवाना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट डीड को जो आपने बनाई, क्लियर, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये वाकई में है चार्ज क्रिएट किया गया। क्लियर? अरे इवन आप लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, रेंट डीड बनाते हो, विटनेस तो हर जगह होती है, वेरिफिकेशन तो उसकी हर जगह होती है, अदरवाइज वो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं माना जाता अगर उसमें हम कोई विटनेस क्रिएट ना करें। इज दैट क्लियर? तो ये काइंड ऑफ विटनेस ही है। यस, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। सर सिंपल से पॉइंट्स है। अरे सर फिर दोबारा यहां पे वही पॉइंट्स आ गए जो पीछे हम रीड आउट करके आए थे, कि अगर आप विद इन 30 डेज के अंदर अगर आप नहीं फाइल कर पाए और कंपनी के पास सफिशिएंट कॉज है तो वो रिक्वेस्ट करे किसको, रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार में भी आपको 30 डेज तो पहले दे चुका, 30 डेज और दे देगा, एंड अगर आप फिर भी पक्के ढीठ निकले तो आपको 30 प्लस एडिशनल आज ये 60 डेज क्या देगा, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। बाय प्रोवाइडिंग आपको क्या देनी पड़ेगी, एड वोलरम फीस पे करनी पड़ेगी, वैल्यू बेस्ड फीस पे आउट करनी पड़ेगी। द एप्लीकेशन मेड टू द रजिस्ट्रार शैल बी सपोर्टेड बाय अ डेक्लेरेशन, एक डेक्लेरेशन साथ में लगेगी फ्रॉम द कंपनी साइंड बाय इट्स कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई डायरेक्टर, क्योंकि सर कोई जरूरी नहीं होता ना कि हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो, तो अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो ठीक, नहीं है तो डायरेक्टर। दैट सच बिलेटेड फाइलिंग शैल नॉट एडवर्सली इफेक्ट, सर कोई भी राइट्स ऑफ एनी अदर इंटरवेनिंग क्रेडिटर ऑफ द कंपनी के राइट्स को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। इस बात की डिक्लेरेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगा या कंपनी का डायरेक्टर प्रोवाइड करेगा। वो आया था पॉइंट पीछे सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन वाला, कि कल को आप ये बताओ जी अगर आपने मान लो 30 डेज के अंदर नहीं करवाया तो नेक्स्ट आगे 30 करवाया, नेक्स्ट आगे 60 डेज के अंदर करवाया, तो क्या इससे कोई नुकसान होगा, क्या कोई राइट्स को हार्मफुल इफेक्ट होगा? कहते जी कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम इस बात की डिक्लेरेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो देखो वहां पे डिक्लेरेशन नहीं बता के गया, यहां पे बता के गया ना, क्लियर? तो यहां पे साइड पे लिखे पॉइंट डिक्लेरेशन, क्लियर, ताकि आपको याद रहे कि यहां पे एक रिटन डॉक्यूमेंट आपको देना है। यस, द प्रोविजंस ऑफ रूल 4 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब विद नेसेसरी ऑल्ट्रेशन, वैसे तो सेम एज इट इज, बाकी जो नेसेसरी ऑल्ट्रेशन होंगी वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इसका मीनिंग लिखना चाहते हैं तो साइड पे लिख सकते हैं सेम एज इट इज बट विद नेसेसरी ऑल्ट्रेशंस, कि मतलब ये जो रूल 4 होगा ये सारा का सारा अप्लाई होगा इन नीचे वाले पॉइंट्स के ऊपर, बट विद नेसेसरी ऑल्ट्रेशंस। द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ये ऑलरेडी सर हम पीछे पढ़ चुके हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर अ चार्ज इज रजिस्टर्ड, अगर ये चार्ज 77 के अंदर या 78 के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा CHG 2 में,
क्लियर। एंड अगर आपने कोई पर्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड करवाई, दैट मीन्स जो चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड था उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करवाई, कोई मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करवाया, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन मिलेगा CHG3 में। क्लियर। अब तक अपने 4 फॉर्म हो चुके, CHG1 फॉर डिपॉजिट्स अदर देन डिबेंचर्स, CHG9 फॉर डिबेंचर्स, क्लियर, CHG2 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, CHG3 सर्टिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। द सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इसके अंदर मिला एंड मॉडिफिकेशन जो CHG3 में मिला शेल बी कंक्लूसिव एविडेंस। किस बात का? दैट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट एंड रूल्स मेड देयर अंडर व्हाटएवर। अरे ये तो सर इनकॉर्पोरेशन में भी पढ़ा था कि अगर INC 11 हमें मिल चुका तो दैट इज ऑल्सो कंक्लूसिव एविडेंस कि हमने कंपनीज एक्ट के सारे रूल, सारे सेक्शंस का प्रॉपर वे से क्या किया, कंप्लायंस किया। तो वही तो प्रोविजन यहां पे है। अब इन नटशेल अगर आप इस लास्ट एक पेज को, रूल्स को थोड़ा प्रॉपरली रीड आउट करें तो मुझे सच बताओ नॉर्मली हमने कितना कंटेंट हमने एक्स्ट्रा रीड आउट किया? सिर्फ फॉर्म के नेम्स और हार्डली 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा रीड आउट किए होंगे, बाकी सारा कंटेंट सेक्शंस के अंदर ऑलरेडी हम रीड आउट कर चुके थे। इज दैट क्लियर? सो इतनी भी कोई हार्डशिप नहीं है अगर हम कहें सर बहुत ही मुश्किल टॉपिक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले ही आपको बहुत इजी टॉपिक्स करवा रहा हूं सो दैट आप एक कॉन्फिडेंस वे से अपने टॉपिक्स को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। यस प्लीज। अब यहां पे आपके पास कुछ केस स्टडीज हैं, वही सर एडिशनल फीस पे आउट करने वाली कि अगर आपने 30 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो क्या आप बाद में करवा सकते हैं। तो वो सारी प्रोविजंस आपने यहाँ पे देखनी है। दैट मीन्स ये 2-3 केसेस हैं एंड यहाँ पे आपको एक्ट की डेट भी बता के क्या होगा इन केसेस के अंदर। जैसे लिखा हुआ जो चार्ज क्रिएटेड है सर वो आफ्टर दिस डेट है। क्लियर। वो हमने अमेंडमेंट एक्ट रीड आउट किया था ना, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये उस व्यू पॉइंट से लेके चलेंगे। क्लियर। सो इनके बारे में प्रॉपर वे से आप थोड़ा सा क्लियर करके चलना कि वो चार्ज प्रॉपर वे से मतलब कौन कौन सी प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। क्या सर वो पुराने वाली प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी, वो 300 डेज या 6 मंथ वाली, या 30 + 30 + 60 वाली, तो वो डेट के अकॉर्डिंग टू आपको देखना पड़ेगा। यस प्लीज। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर। अब यहां पे सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यों बार बार रीड आउट करवा रहे हैं? वही बात आप बताओगे कि अगर कंपनी फेल हो गई, अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट नहीं करवाया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, भाई कम से कम मैं तो करूंगा, चार्ज होल्डर तो करवाएगा ना। क्यों करवाएगा? सर अभी तो रीड आउट करके आए थे इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, और लिक्विडेटर जो आएगा वो चार्ज नहीं समझेगा उसके ऊपर, वो लिक्विडेट करके एसेट्स को बेच देगा, हमारी नहीं चलेगी फिर उसके ऊपर। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करवाऊंगा, वहां पे चार्ज अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाऊंगा। लाइक वेयर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर एनी चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन, द चार्ज होल्डर मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। द एप्लीकेशन, सच फॉर्म, सच मैनर, सच टाइम, the registrar shall give notice of such application to the company, because ROC वहां पे क्या करेगा, कंफर्म करेगा कंपनी से कि मेरे पास बैंक वालों की एप्लीकेशन आई है, कि बैंक वालों ने अप्लाई किया है चार्ज क्रिएट करने के लिए। क्या ये बात सच है कि आपके बीच में कोई चार्ज क्रिएशन हुई है? क्लियर। कम से कम पूछूंगा तो सही, ये थोड़ी कि सामने वाला पर्सन आ गया, उसने अप्लाई किया, लो जी लो मैं तो आपके लिए बैठा था, ये लो CHG2, लो जी हमने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे भी दिया। नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंफर्म करूंगा, क्योंकि फर्स्ट ड्यूटी किसकी बनती थी? कंपनी की। कंपनी नहीं आई ना, एंटी पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी आ रही है ना, जबकि ड्यूटी किसकी बनती थी? कंपनी की। कोई नहीं, पहले पूछ तो लेने दो, बाद में कंपनी की खबर लेंगे। यस, द रजिस्ट्रार मे विद इन 14 डेज अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। The registrar shall not allow the application of the charge holder if company itself register the charge। अगर तो कंपनी मान गई कि जी हम खुद करवाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी के पास सफिशिएंट कॉज था कि चार्ज शुड नॉट बी क्रिएटेड, अगर उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं नहीं जी आपने चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करना, ये सफिशिएंट कॉज है, हमारे बीच में ये दिक्कत चल रही है, ये ऑब्जेक्शन हमने रेज करी, तो रजिस्ट्रार वहां पे सामने वाली पार्टी के कहने पे भी
आपका वो चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करेगा। अरे ऐसा थोड़ी मतलब है सर, आप मेरे पास आ गए, ठीक है, जबकि ड्यूटी किसकी बनती थी, कंपनी की, तो आप, मैंने दूसरे को बिना पूछे चलो जी आप आ गए, ठीक है, आपको रजिस्टर्ड करके दे दिया। नहीं सर, मैं फर्स्ट सुनूंगा किसकी, कंपनी की, क्योंकि वो ड्यूटी किसकी थी, कंपनी की। यस, रिकवरी ऑफ फीस पेड नेचुरली, अगर 14 डेज के अंदर, अगर 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ने मेरे कहने पे, चार्ज होल्डर के कहने पे वो चार्ज रजिस्टर्ड कर दिया, तो सिंपल सी बात, जितना पैसा मेरा लगा, जो फीस लगी, जो एडवलरियम फीस लगी, वो सारी की सारी मैं कंपनी से क्या करूंगा, रिकवर करूंगा। बिकॉज वो किसकी ड्यूटी बनती थी, रजिस्टर्ड करवाना, कंपनी की ड्यूटी बनती थी, ना कि मेरी। यस प्लीज सर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, क्लियर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, अगर किसी पर्सन ने कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ रिसीवर और मैनेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, एंड किसी पर्सन ने कोर्ट से ऑर्डर रिसीव किया कि आपको एक रिसीवर अपॉइंट करना है या मैनेजर अपॉइंट करना है फॉर द कंपनी की प्रॉपर्टी के लिए जो ऑलरेडी चार्ज के क्रिएटेड है, और एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ एनी पावर कंटेन्ड इन एनी इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, सर इंस्ट्रूमेंट मींस वो तुम्हारी चार्ज डीड या मॉर्गेज डीड, जिसके अंदर उसको पावर क्रिएट दी गई थी कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट हुआ या व्हाटएवर जो भी हुआ, तो ये पर्सन वहां पे क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, अपॉइंट अ पर्सन एज अ रिसीवर और मैनेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, देन सच पर्सन, देन वो सच पर्सन shall within 30 days give a notice to the company and registrar along with the copy of such order or such instrument, and the registrar shall register the same. That means मुझे ऑर्डर कहां से मिला, सर मुझे ऑर्डर मिला कोर्ट की ओर से, क्लियर, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, विद इन 30 डेज एक तो कंपनी को नोटिस प्रोवाइड करूंगा, प्लस रजिस्ट्रार को मैं वो कॉपी ऑफ सच ऑर्डर क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसमें मुझे पावर मिली गई थी, क्लियर, एंड द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम। नोटिस ऑफ सिसेशन इफ द पर्सन अपॉइंटेड एज, मतलब उन प्रॉपर्टी, रिसीवर का मतलब क्या हुआ, रिसीवर या मैनेजर, अरे सर ये समझाने की जरूरत थोड़ी है, जब वो प्रॉपर्टीज के ऊपर किसी कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू या इंस्ट्रूमेंट में जो प्रोविजन लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग टू, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पे रिसीवर को अपॉइंट करो या मैनेजर को अपॉइंट करो जो कंपनी की प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, उन एसेट्स की मैनेजमेंट के लिए एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाए, एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाए, तो करना पड़ेगा। एंड द पर्सन अपॉइंटेड एज रिसीवर और मैनेजर ceases to hold office if he shall give a notice of such fact to the company and the registrar, and registrar shall register the same। मतलब अगर वो अपना ऑफिस छोड़ के जाना चाहता है तो अपना नोटिस ऑफ सेसेशन कंपनी को भी प्लस किसको, रजिस्ट्रार को भी प्रोवाइड कर दे, दैट्स इट। रजिस्ट्रार क्या कर देगा, उस फैक्ट को रिकॉर्ड कर लेगा एंड आपको क्या कर देगा, सीज कर देगा। अरे नॉर्मल सी बात सर, पता नहीं क्यों प्रोविजन यहाँ पे फालतू की बना रखी है, क्लियर। क्या पॉइंट है यहाँ पे, नोटिस ऑफ सेसेशन का यहाँ पे एक और पॉइंट नीचे आया, इंटीमेशन जो आपने ये देनी है, अपॉइंटमेंट या जो रिसीवर और मैनेजर की बात चल रही थी, द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और सेसेशन जो भी आपने फाइल करना है फॉर्म नंबर CHG 6 में आपको करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। फालतू की प्रोविजन बनाई हुई है सर, एक मतलब उन प्रॉपर्टीज के साथ डील करने के लिए अगर कोई पर्सन को एज अ रिसीवर या एज अ मैनेजर वहां पे अपॉइंट भी करना पड़ा तो वहां पे आपको CHG 6 क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा विद द ROC। एंड नेक्स्ट इज दैट मींस, इसको मैं यहां पे अगर मैं कहूं मैं लेस इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करूंगा, ये जस्ट एक रीडिंग के पॉइंट्स है कि आप इसको एक रीड कर लेना, और अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं हुआ। यस, कंपनीज टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सर अगर आपने चार्ज को क्या करवा दिया, सेटिस्फाई करवा दिया, अगर हमने चार्ज को क्या करवा दिया, सेटिस्फाई, मतलब सर मैंने जो पेमेंट करनी थी मैं पेमेंट ऑलरेडी कर चुका, मेरी जो ड्यू पेमेंट बनती थी मैंने सारी पेमेंट कर दी, अब मेरी ड्यूटी क्या बनती है, सर चार्ज को सेटिस्फाई करवाना। दैट मींस जिसके ऊपर लियन मार्क था, किसका, बैंक का,
जिसके ऊपर चार्ज रजिस्टर्ड था, किसका, बैंक का, वो चार्जेस हटाने, सेटिस्फेक्शन करवानी, दैट इज कॉल्ड एज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. यस. टाइम लिमिट, सर वेयर अ रजिस्टर्ड चार्ज इज पेड और सेटिस्फाइड. क्लियर. इन फुल. इन फुल ये नहीं कि पार्ट पेमेंट करके आधी पेमेंट कर दी, लो जी लो चार्ज हटाओ, नहीं. जब तक आप कंप्लीट पेमेंट नहीं करते तब तक वो चार्ज हटाया नहीं जाएगा. क्लियर. द कंपनी शैल गिव एन इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार. द इंटीमेशन शैल बी गिवन. जो इंटीमेशन आपने प्रोवाइड करनी है वो इंटीमेशन आप किस में प्रोवाइड करेंगे, सर इंटीमेशन आपने वहां पे प्रोवाइड करनी है within 30 days in the prescribed form. Yes. Condonation of delay. अरे सर यहां पे फिर वही पॉइंट्स आ गए. क्या अब भी अगर आपने सेटिस्फेक्शन नहीं करवाई, क्या अब भी आपके पास कोई टाइम लिमिट्स हैं? बिल्कुल. अगर 30 डेज के अंदर आप अपना ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, क्लियर, द कंपनी और द चार्ज होल्डर कोई भी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले, माफी मांग लो, एंड वो आपको विद इन 300 डेज ऑफ डेट ऑफ सच पेमेंट. दैट मीन्स सर पहले तो हमने आपको क्या कहा था कि ये जो इंटीमेशन देनी है विद इन 30 डेज, दैट मीन्स यहां से ये रहा सर डेट ऑफ पेमेंट, ये रही हमारी सर डेट ऑफ पेमेंट, और यू कैन से दैट सेटिस्फेक्शन डेट, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन. इस दिन से सर वैसे तो 30 डेज के अंदर हमें करवानी थी. क्लियर. यहां से 30 डेज के अंदर, बट अगर 30 डेज के अंदर नहीं करवा पाए तो यहीं से 300 डेज के अंदर अंदर, क्लियर, 300 डेज के अंदर हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन करवा सकते हैं. बट आपको एडिशनल फीस क्या करनी पड़ेगी, पे आउट करनी पड़ेगी. फ्री में तो कुछ भी नहीं करने देंगे सर. प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द रजिस्ट्रार ऑन रिसीट ऑफ such information the registrar shall issue a notice to the charge holder. किसको नोटिस देगा, चार्ज होल्डर को, requiring him to show cause as to why the satisfaction of charge should not be recorded. क्योंकि सर देखो बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो है नहीं कि कंपनी ने कहा जी हमने पैसे दे दिए हमारा चार्ज क्लियर कर दो जी. दैट मीन्स जो बैंक का चार्ज रजिस्टर्ड है ना उसको क्लियर कर दो जी, हमने पेमेंट दे दी. और कम से कम रजिस्ट्रार उसको पूछेगा तो सही, चार्ज होल्डर से क्लियर करेगा, उसको देगा SCN, शो कॉज नोटिस, जिसको वर्ड बोलते हैं शो कॉज नोटिस. मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा कि मुझे शो कॉज करो कि क्यों ना ये सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लियर की जाए. दैट मीन्स ये जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की एप्लीकेशन है इसको क्यों ना क्लियर किया जाए, इसकी मुझे एक शो कॉज करो. नहीं अदरवाइज अगर आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया, आपकी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, मैं तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कर दूंगा. क्लियर. इफ द चार्ज होल्डर डज नॉट शो एनी कॉज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस नॉट मोर देन 14 डेज, मतलब मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा, यहां पे लिख लिया करो टाइम लिमिट्स को, मैक्सिमम 14 डेज. क्लियर. आपका रिप्लाई नहीं आया जी, द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड द सेटिस्फेक्शन, क्लियर, एंड इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द, क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. नोटिस टू द चार्ज होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड where the intimation to the registrar is given in the prescribed form and is signed by the charge holder. अरे सर ये जो ऊपर आप शो कॉज नोटिस की बात कर रहे हो ये आपने कब देना है, जब अकेला कंपनी ने अप्लाई किया फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. मतलब वहां पे चार्ज होल्डर की सहमति नहीं थी, तो आपकी ड्यूटी बनी कि कम से कम दूसरी पार्टी से पूछ तो लूं कि उसके तो साइन भी नहीं हो रखे. बट अगर जो एप्लीकेशन मेरे पास आई सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए, उस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी चार्ज होल्डर के साइन थे, फिर मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्टली क्या करूंगा मैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रिकॉर्ड कर दूंगा. तो नॉर्मल से पॉइंट है सर, क्यों इतना यहां पे आप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. वेयर एनी कॉज इज शोन बाय द चार्ज होल्डर द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन बाय हिम एंड इन्फॉर्म द कंपनी. अगर मान लो ऑब्जेक्शन, यहां पे लिखूंगा मैं इफ objection raised by charge holder. सर अगर चार्ज होल्डर ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करी तो मैं वो नोट अपने रजिस्टर में लिख लूंगा, प्लस कंपनी को उसके बारे में बताऊंगा कि ये कॉज सामने वाले ने बताया जी, इस कारण ये सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रिकॉर्ड नहीं होगा.
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट इज पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन इन अदर केसेस। द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज अंडर दिस सेक्शन shall not affect the power of the registrar to record satisfaction of charge 83 के अंदर, the power of registrar to record satisfaction of charges otherwise than on receipt of any intimation from the company। अरे ये मत सोचना कि कंपनी अगर मुझे अप्लाई करेगी तो ही मैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज करूंगा। अगर मुझे सर्टन लग रहा है, मुझे क्लियर लग रहा है कि पेमेंट आपकी क्लियर हो चुकी, तो मैं अपने वे से भी ऑन इट्स ओन स्यू मोटो अपने आप भी आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज क्या कर सकता हूं, क्लियर कर सकता हूं। मतलब ये मत सोचना कि अगर कंपनी अप्लाई करेगी तो ही सिर्फ ये काम होगा। 82 के अंदर या सॉरी 83 के अंदर या अदर पावर्स जो हैं वो मेरे पास हैं। यस, प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रूल 8 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सर, द कंपनी और द चार्ज होल्डर शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 300 days फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट or satisfaction in full of any registered charge give intimation of the same to the registrar in form number CHG4 along with fees। मतलब आप यहां पे CHG4 में क्या करेंगे सर, अप्लाई करेंगे फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, एंड ROC आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वो किस में प्रोवाइड करेगा, CHG5 में, दैट इज सर्टिफिकेट। अरे सर, इसमें क्या और कोई याद करने वाली बात है? नहीं, जस्ट फॉर्म्स आपको याद करने हैं। CHG4 में मैं अप्लाई करूंगा कंपनी को, एंड CHG5 में ROC अगर सेटिस्फाइड होगा तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को क्या कर देगा, रिकॉर्ड करके एक सर्टिफिकेट मुझे इश्यू कर देगा, दैट्स इट। ओके सर, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, ये आ गई सर 83 की पावर जो अभी आप ऊपर बता के आए थे कि अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हुआ दैट इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड चार्ज कि डेट हैज बीन रीपेड इन फुल, प्रॉपर्टी चार्ज हैज बीन रिलीज्ड, जबकि प्रॉपर्टी तो कब की रिलीज हो चुकी सर, एंड द प्रॉपर्टी चार्ज हैज सीज्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, और जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वो तो कंपनी की प्रॉपर्टी ही नहीं रही, क्लियर। देन the registrar may record the satisfaction of charge in the register of charges maintained by him notwithstanding the fact that, ये नहीं है कि सर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, कि मेरे पास तो किसी ने CHG4 अप्लाई ही नहीं किया। अरे मैं तो पहले ही बता चुका कि सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग कोई जरूरी नहीं है कि जब तक आप CHG4 फाइल नहीं करेंगे कंपनी की ओर से तब तक सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज नहीं होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर रजिस्ट्रार खुद सेटिस्फाइड हो गया तो वो खुद भी अपना सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कर सकता है। नॉट विथस्टैंडिंग दैट नो इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन हैज बीन गिवन टू हिम बाय द कंपनी। अरे मारो सर इसको, गोली छोड़ो परे। जब प्योरली डेट पूरा हो चुका, या वो प्रॉपर्टी ही कंपनी की नहीं रही, या वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स में क्या करूंगा, मैं भी उसको सेटिस्फाई करके खत्म करूं, ऐसी वो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड हुई पड़ी है। इज दैट फाइन। नोटिस टू पार्टीज, एंड जिस दिन ये रजिस्ट्रार करेगा विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन द रजिस्ट्रार शेल, अब यहां पे रजिस्ट्रार नोटिस भेजेगा, क्लियर। रजिस्ट्रार इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टीज जो भी होंगी रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा, सिंपल सी बात। अरे अच्छा, फिर तो सर ऐसा हुआ जी, वेट करते रहो, जब तक कंपनी अप्लाई नहीं करेगी तब तक आप सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज नहीं करोगे। अरे जब कंपनी ने डेट ऑलरेडी पे आउट कर दिया, भूल गए सर उन्होंने सेटिस्फाई नहीं करवाया, या वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी, या वो प्रॉपर्टी ही नहीं रही कंपनी की, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स में उसको रख के क्या करूंगा, आई एम फुली सेटिस्फाइड दैट कि वो डेट ऑलरेडी क्या हो चुका, क्लियर हो चुका, तो डेट्स वाई खत्म करो। नॉट विथ स्टैंडिंग कि मुझे तो कोई इंटीमेशन मिली नहीं, कि मेरे पास तो इस बात का नोटिस ही नहीं आया कि वो सेटिस्फाइड हो चुका, कोई मतलब नहीं सर। अभी आप इसके ऊपर एक पावर्स रीड आउट करके आए थे, ये वाली, क्लियर, ये 83 के अंदर ये रही। इज दैट फाइन? ओके। पावर ऑफ CG टू एक्सटेंड द टाइम फॉर गिविंग इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज एंड टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और मिसस्टेटमेंट। अरे सर, रजिस्ट्रार को फिर पावर दे दी CG को कि अगर आपने कोई टाइम लिमिट एक्सटेंड करनी भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 87 applies if there is an omission to give intimation
टू द रजिस्टर विद इन टाइम लिमिट, जो भी ये 82 83 के अंदर थी, और देयर इज सम ओमिशन और मिसस्टेटमेंट थी इन एनी पर्टिकुलर्स इन एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के रिलेटेड या कोई मॉडिफिकेशन के रिलेटेड या सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड। अरे सिंपल सी बात, जो भी फॉर्म हमने पहले आपको अप्लाई किए, अगर उसमें कोई भी ओमिशन थी या कोई भी मिसस्टेटमेंट थी, तो हमने ये सेक्शन आपके ऊपर क्या किया, अप्लाई किया। एंड पावर किसको प्रोवाइड करी, सीजी को प्रोवाइड करी। सीजी इज एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डर दैट टाइम फॉर गिविंग इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज शैल बी, क्या किया जाए, एक्सटेंड, एंड ओमिशन और मिसस्टेटमेंट जो भी उसमें हुई थी विद रिस्पेक्ट टू, क्लियर, वो क्या की जाए, रेक्टिफाई करी जाए। और क्या कहेंगे सर, सेक्शन के अंदर वैसे ही हेडिंग पढ़ के पता लग रहा था कि आपको टाइम लिमिट दी जाएगी एंड टाइम लिमिट के साथ साथ जो ऑर्डर मिलेगा कि टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया गया और अपनी गलती को सुधारो। सिंपल सी बात। वाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, सीजी में इंपोज, सीजी क्या करेगी, इंपोज करेगी सच टर्म्स एंड कंडीशंस को एज इट मे डीम जस्ट एंड एक्सपीडियंट। बाकी जो सीजी को सही लगेगा वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो वहां पे क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। नाउ सर, कंडीशंस क्या होंगी, सीजी इज एम्पावर्ड टू मेक सच एन ऑर्डर इफ एन एप्लीकेशन इज मेड टू सीजी बाय द कंपनी और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन। दैट मीन्स ये ऑर्डर मैं कब करूंगा, अगर कोई एप्लीकेशन सीजी के पास आई बाय द कंपनी और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन, एंड सीजी इस बात से क्या है, सेटिस्फाइड है टू गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज और ओमिशन और मिसस्टेटमेंट जो भी थी, सर ये एक्सीडेंटल थी, ड्यू टू इनएडवर्टेंस थी, मतलब इग्नोरेंस हो गई सर, गलती से, मतलब याद नहीं रहा, कोई मिसस्टेटमेंट हो गई, या सम अदर सफिशिएंट कॉज था, एंड इट इज नॉट प्रेजुड्यूस, और इससे कोई भी शेयर होल्डर या क्रेडिटर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला। अगर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा तो, अगर सीजी इस बात से सेटिस्फाइड होगी, दैट मींस ये ओमिशन बाय चांस होगी, मतलब वैसे कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई गलत वे वाली, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, तो वहां पे सीजी क्या करेगी सर, ये ऑर्डर्स आपको पास करेगी, टाइम लिमिट एक्सटेंड कर देगी और आपको रेक्टिफिकेशन का चांस ओपन कर देगी। तो सर क्यों फालतू के इतने सारे पेजेस हमें रीड करवा रहे हो बच्चा, मैं तो आप खुद यही वर्ड बोल रहा हूं। लो अब फिर उसने क्या दे दिया, आपको टाइम दे दिया। रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, सीजी में ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड, जो आपने ये अप्लाई किया था CHG 8 में, इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 87, जो ऊपर आप टाइम लिमिट के बारे में बात कर रहे थे ना, CHG 8 में जो आपने अप्लाई किया, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन of the omission or misstatement of any particulars in any filing previously recorded with the registrar, जो भी था, clear, with respect to any memorandum of satisfaction or other entry made। एक तो सर मैं आपको डायरेक्ट करूंगा किस बात के लिए, कि जो भी मिसस्टेटमेंट वगैरह हुई, जो जिस भी काम में, चाहे सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड, चाहे रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, चाहे मॉडिफिकेशन के रिलेटेड, किसी भी वे से जो आपकी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट हुई उसको सही करें। डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज if such filing is not made within a period of 300 days from the date of such payment or satisfaction, और even अगर आपने satisfaction नहीं करवाई and you have a sufficient cause, clear, कि accidentally वो चीज रह चुकी, ignorance के कारण वो चीज रह चुकी, ऐसी कोई intention वहां पे नहीं थी हमारी गलत, तो मैं आपको 300 डेज के बाद भी अलाउ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग टू आपके पास पावर है, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज, लो सर लास्ट थोड़ा सा रह गया टॉपिक, खत्म करें। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, सर कंपनी के ऊपर पनिशमेंट क्या है, इफ कंपनी ने सेक्शन 77 से लेके 85 तक कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करी तो मिनिमम फाइन 1 लाख एंड मैक्सिमम फाइन 10 लाख, दैट मीन्स 1 लाख टू 10 लाख तक का आपके पास फाइन इंपोज्ड है। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होगा उसके ऊपर सर या तो 6 महीने की सजा या 25,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का फाइन, या बोथ, क्लियर, क्योंकि कंपनी को तो जेल में भेज नहीं सकते ना, तो नेचुरली ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहेगा। एंड अगर सर कोई विलफुल डिफॉल्ट था, जानबूझ के आपने गलती करी, फिर तो सर 447 के अंदर आ जाओ, फ्रॉड, क्या वर्ड आएगा, फ्रॉड। 447 चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके। इज दैट फाइन? यस सर। फाइनली द लास्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, ये खत्म करें। सर 2 तरह के चार्जेस हमारे पास यहां पे आए। नंबर 1 इज
fixed charge and number 2 is floating charge. Clear? Yes, fixed charge, or you can say that specific charge. It is created on some identifiable, especially word identifiable, specific property. Like मैं कह रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी, लाइक बिल्डिंग. क्लियर सर? ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने चार्ज क्रिएट करवाया. क्लियर? मैं कह रहा हूं जी कंपनी ने बैंक से लोन लिया एंड उस लोन के बदले में कंपनी ने आपको क्या प्रोवाइड करी सर? अपनी वो वाली बिल्डिंग प्रोवाइड करी. लेट इट बी जो उस एरिया में बिल्डिंग थी अपनी वो प्रोवाइड कर दी. तो वो बिल्डिंग स्पेसिफिक है ना. दैट मीन्स बैंक वालों को भी पता कि फलानी बिल्डिंग के ऊपर हमारा चार्ज है. क्लियर? बट सर फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ सर? फ्लोटिंग प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं, ये क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर होता है. क्लास ऑफ एसेट्स लाइक सर डेटर्स के ऊपर. क्लियर? स्टॉक के ऊपर. अब ये थोड़ी कहूंगा पर्टिकुलर ये डेटर्स के ऊपर आपका चार्ज है या पर्टिकुलर ये स्टॉक के ऊपर आपका चार्ज है. नहीं सर, होल क्लास ऑफ द एसेट के ऊपर आपका चार्ज है. दैट मीन्स यू हैव अ फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज. कल को कोई भी नौबत आई कि कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया, तो जो उस टाइम पे डेटर्स होंगे, जो उस टाइम पे सिक्योरिटी आपको गिवन होगी लाइक स्टॉक के ऊपर, वो सारा का सारा आपका है, जो मर्जी हो. क्योंकि सर मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि पर्टिकुलर ये स्टॉक के ऊपर आपका चार्ज है, क्योंकि स्टॉक एक क्लास ऑफ एसेट है, डेटर एक क्लास ऑफ एसेट है. क्लियर? क्योंकि वो मूविंग है. दैट मीन्स वो मूविंग नेचर है. स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मूविंग थोड़ी होती है. अगर मैंने कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग आपको दी तो वो मूविंग थोड़ी हुई सर, वो तो आपके अंडर ही रहेगी. बट लाइक क्लास ऑफ एसेट आपको दी, डेटर्स, स्टॉक, वो तो सर मूविंग है. मूविंग एसेट है, डेटर्स है सर बदलते रहते हैं, स्टॉक है बदलता रहता है. तो वहां पे हम वर्ड बोलते हैं सर इट इज अ फ्लोटिंग चार्ज, नॉट फिक्स्ड चार्ज. यस, अच्छा पॉइंट यहां पे सेकंड, विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट. जब तक आप चार्ज होल्डर की, चार्ज होल्डर मींस बैंक की कंसेंट नहीं लेंगे, द कंपनी कैन नॉट deal in such asset of the ordinary course of business. That means company cannot sell and the company cannot create a subsequent charge जब तक आप अपने चार्ज होल्डर से परमिशन नहीं लेते. That means first you have to take permission from the charge holder. जब तक वो नहीं कहेगा उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में आप डील नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते. सिंपल सा कहना. बट इधर सर विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट कंपनी कैन डील, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो फ्लोटिंग वैसे भी मूविंग एसेट थी. एंड हमने आपको क्या कहा, जिस दिन डिफॉल्ट होगा जो डेटर्स होंगे, जो स्टॉक होंगे, सारा आपका. बट ये थोड़ी कहूंगा पर्टिकुलरली ये आपके हैं या पर्टिकुलर ये स्टॉक आपका है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने क्लास ऑफ एसेट आपके पास गिरवी रखी. क्लियर? यस प्लीज. फिक्स्ड चार्ज इज जनरली क्रिएटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स like land and building, plant and machinery, and floating charge is generally created on such assets जो always क्या होती हैं, circulating, that means moving. Clear? Like stock, debtors, etc. Clear? तो ये अपने आप में एक अच्छा important topic था and पेपर में पूछा भी जाता है कई बार. And the last is sir crystallization of floating charge. आपका floating charge कब खत्म कर दिया जाएगा, कब उसको crystallize कर दिया जाएगा. Meaning of crystallization means द राइट ऑफ द कंपनी टू डील. क्योंकि सर अब तक तो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर क्या पढ़ के आए थे कि कंपनी विदाउट एनी टेकिंग परमिशन फ्रॉम द चार्ज होल्डर कंपनी कैन डील. बट यहां पे विच आर सब्जेक्ट टू फ्लोटिंग चार्ज कम्स टू एंड. दैट मीन्स नो राइट टू डील इन वर्ड क्या कहें यहां पे हम, इन फ्लोटिंग चार्ज ही लिख लो, इन फ्लोटिंग चार्ज. कि बेसिकली सर जिनके ऊपर आपका चार्ज क्रिएटेड था, जिसको आप बड़े शान से कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं सर, मूविंग स्टॉक है, मूविंग डेटर्स हैं, जैसे मर्जी हम डील करें, हमें कोई परमिशन वहां पे नहीं लेनी पड़ेगी. अब नहीं है सर. अब यहां पे उसने वर्ड क्या बोल दिया, क्रिस्टलाइजेशन करना. दैट मीन्स वो राइट टू डील क्या कर दिया, खत्म कर दिया. क्लियर? कब? केसेस इन विच क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर द कंपनी इज ऑर्डर टू बी वाउंड अप. अरे सर वही तो बात कह रहा हूं कि जब कंपनी अनेबल होएगी तो वो आपका फ्लोटिंग चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स के अंदर हो जाएगा, फिर आप भी डील नहीं कर पाओगे. क्लियर? या कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस. हालात तो देख लो सर आपके कितने माड़े हैं. क्लियर? वेयर अ रिसीवर इज अपॉइंटेड. और क्या परमात्मा को बुलाएं सर, रिसीवर तो अपॉइंट हो चुका, अब भी आप कह रहे हो नहीं नहीं सर हम डील करेंगे. अरे सर रिसीवर तो अपॉइंट हो चुका, अब तो वो फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में बदल दो.
अब तो वो राइट टू डील खत्म कर दो, और क्या सारी चीज बेच के मानोगे? क्लियर? एंड द लास्ट इज where the company makes a default in payment of interest, repayment of principal to the charge holder in accordance with the terms of the charge, and the charge holder brings an action, और charge holder ने खुद floating charge को क्या कर दिया, fixed charge में convert कर दिया. That means default in payment, वैसे लिखा ही हुआ है default in payment of interest और repayment whatever. मैंने कहा था कि आप यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉक में डील करो, डेटर्स में डील करो, बट मेरी किस्त नहीं रुकनी चाहिए. अगर मेरी इंस्टॉलमेंट एक भी रुकी तो मैं उसी दिन से आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा. फिर आपको मुझसे परमिशन लेके उन एसेट्स में क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा. क्लियर? सो बेसिकली फिक्स चार्ज मींस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड फ्लोटिंग चार्ज मींस सर मूविंग प्रॉपर्टी, मूविंग एसेट्स लाइक स्टॉक, लाइक डेटर्स. क्लियर? सो इस वे से अपना बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, जिसमें कोई इतना ज्यादा, मैं अगर कहूं कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपके पास यहाँ पे क्या था, रिपीटिंग नेचर का था. काफी कंटेंट हमने जो टाइम लिमिट्स थी बार बार वही टाइम लिमिट्स यहाँ पे एक्सरसाइज करी. दैट मींस इतना भी नहीं कहूंगा कि सर बहुत मैंने आज कंटेंट करवा दिया. एक अच्छा सिंपल सा टॉपिक था जो बड़े आराम से एक लेक्चर के अंदर अपना कंप्लीट हुआ एंड 1 hour 15 minutes मैक्स लगे हैं. सो इतना भी कोई बड़ा लेक्चर हमारा नहीं है. एंड फिर भी अगर आप बर्डन फील करते हैं तो प्लीज आप उसको पार्ट्स में लगा लिया करें. क्लियर? क्योंकि बिकॉज समटाइम मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं. अब ये टॉपिक है ही जस्ट एक लेक्चर का. क्लियर? ऐसे ही चैप्टर नंबर 8 है डिविडेंड्स का, सर वो भी टॉपिक है ही एक लेक्चर का. अब उसके लिए मैं 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल. आप इसको डाउनलोड करें एंड इवन पार्ट्स में क्या करें, लगाएं. इज दैट क्लियर? सो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक प्लस सिंपल सा टॉपिक हमने समझा, जिसके अंदर वेरियस तरह के फॉर्म्स आपके पास यहाँ पे डील हुए. क्लियर? एंड होप करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इसको प्रॉपर वे से कंप्लीट करेंगे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 पहले, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिलेटेड, बहुत ही इजी प्लस एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो टॉपिक हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. Thanks a lot and stay tuned with me for more lectures. Thanks a lot.